सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बलूचिस्तान में पकते सियासी लावे से हुक्मरान जमात की सफबंदी आग पकड़ती दिखाई दे रही है। आग बजट इजलास में अपोजिशन की शदीद हंगामाराई के जिम्मेदार वज़ीर आला जाम कमाल ने अपनी ही पार्टी के स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को करार दे दिया है, जबकि अपोजिशन लीडर समेत 16 अरकान ने आज गिरफ्तारी पेश कर दी है। इन गिरफ्तारियों और स्पीकर पर वज़ीर आला की बदएतिमादी के असरात हुकूमत को किन मुश्किलात का शिकार करेंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा परवेज खटक ने शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर उठाया है। परवेज खटक ने शहबाज शरीफ को चैलेंज किया है कि वो अपनी 20 साल कारकर्दगी का परवेज खटक की सिर्फ 5 साल कारकर्दगी से मुवाजना कर लें। परवेज खटक इनसे कहीं आगे हैं। दावा यह है कि अगर शहबाज शरीफ की कारकर्दगी बेहतर होती तो इनकी पार्टी पंजाब से कभी ना हारती। देखना यह है शहबाज शरीफ वज़ीर दिफा का ये चैलेंज कबूल करते हैं या नहीं। उधर सिंध और विफाक भी एक दूसरे के इख्तियारात पर सवाल उठा रहे हैं। तजावुजात और मालियात को लेकर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध में जमहूरियत की आड़ में डिक्टेटरशिप चल रही है। विफाक से जो पैसा सिंध को मिलता है वो मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और लॉन्चों से बाहर चला जाता है, दुबई से बरामद होता है। विफाकी हुकूमत चाहती है कि सिंध को जो पैसा मिल रहा है इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का दावा है कि कोई माने या ना माने सिंध में तरक्की हो रही है और इसकी जीडीपी भी दूसरे सूबों से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद सिंध हुकूमत की किरदार कुशी की जा रही है। इस सियासी झगड़े से हटकर सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान के अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू का चर्चा है, जिसमें वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए CIA को अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म का यह कहना कि अमेरिका को अड्डे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वज़ीर आज़म के इस जुमले को डू मोर की गर्दान का बेहतरीन जवाब करार देकर तबसरे किए जा रहे हैं कि 70 साल में ये जुर्रत इजहार सिर्फ इमरान खान जैसा लीडर ही कर सकता था। अपने इस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर पर मगरिब की मुनाफिकत को भी बेनकाब किया और चीन के साथ अपने ताल्लुकात पर भी रोशनी डाली। इस इंटरव्यू में आखिर ऐसा क्या है कि मुख्तलिफ हल्के इसे तारीखी करार दे रहे हैं, इसी पर हम सबसे पहले बात करते हैं असद खरल बाबाडोगर से। असद खरल साहब, एक तो इमरान खान साहब का जो भी इंटरव्यू वो कहीं ना कहीं मुतनाज़ा ज़रूर हो जाता है। इसमें वो जो ख़वातीन के हवाले से उन्होंने लिबास की बात की वो एक तनाज़ा खड़ा हो गया। दूसरा ये कि अमेरिका को ये कहकर कि एब्सोल्युटली नॉट, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अमेरिका को पहली दफ़ा कोई सिखा रहा है, वो कह रहे जी अगर वबा के हवाले से आपने देखना है अमेरिका हमसे सीखे, अफ़गानिस्तान से इनखला वहाँ पर पहले तामीर तो करो, इस तरह से ना जाओ, तबाही फैलाकर तुम जा रहे हो, ऐसे नहीं छोड़ना उनको तबाह हाल करके। यानी पाकिस्तान अब अमेरिका को बता रहा है तो अमेरिका तो फिर जवाब तो इसका देगा। देखिए उसामा साहब, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा हुआ है कि किसी भी हुक्मरान ने अमेरिका को इस तरह खरा जवाब दिया है। और बेसिकली जारी बात है, इंटरनेशनल मीडिया को, अमरीकी एक इदारे को इंटरव्यू जब दिया, उनको पता था कि ये इंटरव्यू इस तरह के जो होते हैं उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ये एक बेसिकली पाकिस्तान की एक पॉलिसी है और उसकी एक लाइन ड्रा की है उन्होंने कि जो अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस तरह अमेरिका चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान से इनखला भी चाहता है और वो फिर चाहता है कि पाकिस्तान किराए का कातिल बने। जिस तरह पहले इमरान खान साहब ने मिसाल दी कि जब अमेरिका अफ़गान जंग थी तो उसके अंदर 70,000 जो लोग हैं वो शहीद पाकिस्तान के हुए, पाकिस्तान ने उस पर कुर्बानियाँ दी। अब पराई जंग जो है पाकिस्तान नहीं लड़ेगा। जो सहाफ़ी सवाल करने वाला उसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का इसके ऊपर भरपूर और दो टोक जवाब देंगे वज़ीर आज़म साहब। वो दोबारा उन्होंने यानी वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये इन्होंने एकदम से इतना सख्त जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो उसने जब कहा कि क्या दहशतगर्दी के लिए अफ़गान तालिबान या दाइश के ऊपर, तालिबान के ऊपर हमलों के लिए CIA को या अमेरिकन फोर्सेस को पाकिस्तान अड्डे नहीं देगा, दहशतगर्दी वहाँ पे जो हो रही उसके काउंटर करने के लिए। तो उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं, हम ये किसी सूरत भी अफ़गानिस्तान के अंदर, सरज़मीन के अंदर, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के अड्डे या सरज़मीन नहीं देंगे। तो ये एक बहुत एक सख्त एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से। हालांकि
इससे पहले मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए, अमेरिकन मीडिया के ज़रिए बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो है वो एक परसेप्शन दिया जा रहा था कि पाकिस्तान के अड्डे अमेरिका को दे दिया, बेस खुफिया तौर पर दे दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत इस पर मान गई है, अमेरिका को उन्होंने यकीन दहानी करा दिया है। अच्छा, तो उसके बाद ये जो मौक़िफ़ आया सामने, तो और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर पुरअमन, अगर अफ़गानिस्तान वो पाकिस्तान के लिए भी वो नागज़ीर है और पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। पुरअमन अफ़गानिस्तान, पुरअमन पाकिस्तान की ज़मानत है। तो लिहाजा ये है कि वहाँ पे जो अमेरिका जा रहा है, जो सितंबर में वो कह रहे थे इनखला होगा, और जिस तरीके से अशरफ गनी ने अभी बड़ी तब्दीलियाँ की हैं वहाँ के वज़ीर दफ़ा, आर्मी चीफ, और 34 में से मेरा ख्याल 28 ज़िले तकरीबन जब से अमेरिका ने इनखला का ऐलान किया है वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं और तालिबान जो है कब्ज़ा कर रहे हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एक स्टेबल हुकूमत होनी चाहिए, इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए जो तालिबान की हो, जो कंसेंसस से गवर्नमेंट एक बने, और वहाँ पे जब तक ये पीसफुल एक माहौल नहीं छोड़ के अमेरिका जाएगा तो वो खिते के लिए एक बहुत बड़ा सर बन। लेकिन असद खरल साहब जो आप कह रहे हैं ना, ये अमेरिका ने कभी नहीं किया। जहां वो गया तबाही फैलाई है उसने। इराक देख ले, शाम देख ले, हर मुल्क में आपको ये नजर आएगा। अफगानिस्तान तो सबसे बड़ी मिसाल है। बाबर डोगर साहब, ये यकीन क्यों नहीं आ रहा था एंकर को? उसने कहा कि रियली, वो जब इमरान खान ने कहा एब्सोल्यूटली नॉट, और उसने बाकायदा सवाल किया सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से कि अलकायदा है, दाइश है, तो तालिबान के साथ तो खुद अमेरिका ने मुआहदा करके यहाँ से निकलना बेहतर जाना। अब वो बिल्कुल ऐसे जो ताश के पत्तों की तरह उड़ रही है वहाँ अफगान हुकूमत, समझ नहीं आ रही। तो वो तो शुक्र है कि हमारा बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ तकरीबन कंप्लीट हो गया, चंद हफ्तों में पूरी बॉर्डर फेंसिंग हो जाएगी। तो ये यही वजह है कि पाकिस्तान में भी लोगों को यकीन नहीं आया कि जी कैसे हो सकता है, अमेरिका को कोई इनकार, और वो भी पाकिस्तान से कैसे कर सकता है। उसामा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर है, वर्ल्ड पावर है, और अमेरिका जो है जहाँ भी गया वहाँ पे जो हमारे जैसे ममालिक हैं जो बेचारे IMF के सर पे चल रहे हैं, इनके लिए ये मुमकिन लगता नहीं कि ये अमेरिका को टक्कर जाएंगे या अमेरिका की किसी बात को रिजेक्ट कर देंगे। अब मसला ये है, अगर मैं थोड़ा सा इसका आप बैकग्राउंड में चले जाएं तो अमेरिका पाकिस्तान से चाह क्या रहा है कि हम उनको अड्डे दें। ये जो आपने कहा कि ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है अफगान गवर्नमेंट, और तालिबान तकरीबन 30 अजला पे वो काबिज हो चुके हैं और लड़ाई जारी है। ऐसे ही तो उनको जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था वो एयर स्ट्राइक से था अमेरिका की। अब अमेरिका वहाँ से विड्रॉ कर रहा है, और वहाँ से जब विड्रॉ कर रहा है तो सबसे बड़ा जो इशू है ये कि अगर वो जो एयर स्ट्राइक थी वो कहाँ से होंगी ताकि वो तालिबान को रोक सके, तो वो उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन को यूज़ करना चाहता है। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की एयर बेसिस इस्तेमाल करना चाहता है तो गारंटी दे कि वहाँ पर IS, वहाँ पर जो है जो दाइश और उसके बाद TLP जो है, इनको अमेरिका टारगेट करेगा। लेकिन अमेरिका इनको टारगेट करने की गारंटी नहीं दे रहा। बेसिकली वो सिर्फ तालिबान को जो है वो चाहता है कि स्ट्राइक करना, वो बाकी ग्रुपों को स्ट्राइक करना नहीं चाहता। पाकिस्तान के सबसे बड़े सपोर्टर्स जो है वहाँ पर तालिबान है। दाइश, TLP या IS वो तो वैसे ही पाकिस्तान के, ये जितनी भी दहशतगर्दी है उसमें वो अंगेज रही है। अफगान गवर्नमेंट जो है वो प्रो इंडिया है। हम किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसका लैशबैक पाकिस्तान पर आए। अफगान तालिबान पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर किसी मुल्क ने अमेरिका को अपने अड्डे दिए और वो तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए तो उस मुल्क को वो अपना दुश्मन तस्वर करेंगे। तालिबान जिसका एक परसेप्शन है सारी दुनिया में कि वो पाकिस्तान के कहने में है, अब हैं या नहीं है ये एक अलहदा बात है। लेकिन बहरहाल अगर दुनिया पाकिस्तान को अप्रोच करती है तालिबान के साथ डायलॉग करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन उनके साथ है। इसी चीज़ को मान कर वो पाकिस्तान की तरफ आते हैं। तो क्या हम अमेरिका के कहने पर तालिबान को अपने खिलाफ कर लें? क्या अमेरिका के प्रेशर पर हम अफगानिस्तान में जो मसला है उसको मज़ीद ख़राब कर लें? फिर उसके बाद इमरान खान ने एक बड़ी वाइज बात की कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढा जाए। पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है कि तमाम ग्रुपों को सामने बिठाया जाए। अब जो ओबामा कह रहा हूँ, बाइडन की और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की जो मुलाकात हुई है रिसेंटली, उसके जो 4-5 पॉइंट्स है, उसमें एक अहम पॉइंट ये भी था कि अमेरिका और रशिया एफर्ट करें कि अफगानिस्तान से कोई टेररिज्म बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा।
तो अगर वहाँ पर अमन लाना चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा, अगर दुनिया में अफगानिस्तान के बाद सबसे बड़ा अमन का ख्वाहिशमंद अफगानिस्तान के अंदर कोई है तो वो पाकिस्तान है। बिल्कुल सही। इससे इसकी दूसरी दो राय नहीं है। एक बात ये कही जा रही है बाबू डोगर साहब कि अमेरिका फिर इनकार सुनने का आदी नहीं है। कोई भी ताकतवर होता है वो दुनिया में ये असूल चलता है। मुझे याद है नेल्सन मंडेला बड़ी मशहूर शख्सियत, अफ्रीका के सदर भी रहे और बड़ा उनका एक नाम इंसानी हकूक़ के लिए 40 साल जेल काटी, यही स्याह फामों के हकूक़ की जद्दोजहद के लिए। एक दौर में उनको भी दहशतगर्द कहा गया था। उनसे एक सवाल किया, वो बड़ा फेमस हुआ इसी तरह अमेरिकी सहाफ़ी ने कि जी आप मोहम्मद कज़ाफ़ी से मिलते हैं, आप मिलते हैं जनाब फिडेल कास्त्रो से या सद्दाम हुसैन, ये लोग तो दहशतगर्द हैं और ये है वो है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल था। उन्होंने कहा जी एक तो अमेरिकियों का ये समझना होगा कि अमेरिका समझता है कि जो उसका दुश्मन है सारी दुनिया उसको दुश्मन बना ले, जो अमेरिका का दोस्त है उसको भी सारी दुनिया दोस्त बना ले, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो अमेरिका कहता है तुम हमारे दुश्मन हो। वो याद है ना, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। अब ये अमेरिका तो फिर आप देखिए IMF भी है, FATF है, अक़वाम मुत्तहिदा है, दीगर जगह है, भारत आपके साथ बैठा हुआ है, वो तो आपको पहले दिन से पसंद नहीं करता, खत्म करना चाहता है। तो अमेरिका तो ये जवाब का खतरनाक हो सकता है। इस इंटरव्यू में मुख्तलिफ पोर्शन हैं। एक पोर्शन ये है कि उखीर में जो मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, ये एक इल्ज़ाम है जो वेस्ट का है। उस पर बार बार वो एंकर इमरान खान से ये चाह रहा है कि जनाब वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, वहाँ पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो उस पर पाकिस्तान क्यों नहीं आवाज़ उठाता, उस पर क्यों खामोश है। अब इस पे ये एक बड़ा कैची है उसको एंगेज करने के लिए कि किसी तरह से ऐसा सवाल किया जाए जिससे कोई भी स्टेटमेंट दे के चाइना के साथ हमारे ताल्लुक खराब किए जाएं। आपने जो भी बात की थी, एक चीज़ बड़ा क्लियर है पाकिस्तान की कि अगर अमेरिका पाकिस्तान इस टाइम न्यूट्रल है, हम अमेरिका से भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, चाइना से भी और रशिया से भी। अगर अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान को किस हद तक लेके जाता है कि क्या हम टोटली रशिया और चाइना के कैंप में चले जाएं, क्या ये अमेरिका को मंजूर होगा। ये बहुत बड़ा प्रेशर है अमेरिका के ऊपर भी, बहुत बड़ा प्रेशर है कि अगर कोई ऐसी इंतकामी कार्रवाई करता है तो फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद ख़राब हो जाएंगे और पाकिस्तान परमानेंट दूसरे कैंप में भी जा सकता है, जो कि ना हम चाहते हैं और मेरा ख्याल है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चाहती। अच्छा, अब एक मिनट दे दें। जो उस पर इमरान खान ने ये जवाब दिया कि जनाब हम अमेरिका चाइना के साथ बैकडोर इशूज़ पर ये चीज़ें उठा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास सबूत नहीं है। वेस्ट रोला तो डालता है, लेकिन वेस्ट जो है वो, तुम उगीर की बात करते हो, अमेरिका और वेस्ट ने कश्मीर में इतना मुसलमान शहीद हो गया, उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई। वो फिर बार बार उसी चीज़ पे आ रहा है, नहीं आप उधर आए। तो उस पर इमरान खान ने बड़ा क्लियर लिखा, उसने कहा फ़लस्तीन में लोग मर रहे हैं, इराक में मर रहे हैं, शाम में मर रहे हैं, सारी दुनिया में मुसलमान जो है उनको मारा जा रहा है, लेकिन हमारा सबसे पहला इशू, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो है कश्मीर, जो हमारा अपना इशू है। आपने बात करनी तो कश्मीर पे बात करें, जो पाकिस्तान से डायरेक्टली कंसर्न्ड है, वो हमारे लोग हैं, उनका आधा हिस्सा हमारे पास है, आधा इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, बाकी चीजें बाद में है, वो उसको बाद में देखेंगे। आप बताएं कि अमेरिका ने कब इस चीज पे आवाज उठाई, कब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पे बात की। मुनाफकत का लफ्ज बोल दिया असद खरल साहब। बिल्कुल उनका ये हिपोक्रेसी है आपकी कि आप उस पर आवाज नहीं उठाते। 8 लाख जो फौज है वो काबज है, 80 लाख की आबादी है, 2 साल तकरीबन होने को है, उसको जेल बना के रखा हुआ है और वहाँ बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और वहाँ पे कोई ना ह्यूमन राइट्स की तंजीम को एक्टिव उसका रोल नजर आता है, ना UNO का रोल नजर आता है, ना अमेरिका का नजर आता है। तो ये बेसिकली एंकर जो सवाल कर रहा था उसके मकसद ये था कि इमरान खान की जानब से इस तरह के कोई अल्फाज आएँ ताकि चाइना और जो पाकिस्तान के जो एक मिसाली तल्कात हैं उसके दरमियान कोई ऐसी खलीज पैदा करने की कोशिश हो। दूसरी बात जो डोगर साहब ने की है, बिल्कुल अब अमेरिका के लिए एक तो वो फंसा हुआ है, अमेरिका को ये भी पता है कि अफगानिस्तान से पुरअमन इखला के लिए पाकिस्तान की हमायत के बगैर की सूरत वो नहीं निकल सकता। दूसरा उसको ये भी पता है कि अगर एक हद तक पाकिस्तान जो है बर्दाश्त करेगा डू मोर वाली सूरत हाल, लेकिन अगर ये अमेरिका समझेगा कि पहले की तरह कि जो चाहे वो अमेरिका पाकिस्तान से करवा ले, अब पाकिस्तान भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो पराई जंग में अपने लोग मरवाए, अपना जिससे पहले इमरान खान ने चाहे जब अफगान जंग जारी थी, मुशर्रफ का दौर था, चाहे वो पार्टी का दौर था, इमरान खान का बड़ा क्लियर स्टांस था कि हमें इस जंग का हिस्सा नहीं बनना। आज इमरान खान और फ़ौज पाकिस्तान दोनों एक पेज पर हैं और दोनों की एक ही पॉलिसी है कि जनाब हमने इस जंग का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बनना।
और हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं और अमन के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहते हैं ना कि बात उसकी सुनी जाती है जिसने कुछ करके दिखाया हो या वो कहे कि यार मैं इससे गुजरा हूं। अब आप देखिए टीटीपी का खात्मा अल्लाह के फजलो करम से किस तरह पाकिस्तान ने किया, कितनी ज़्यादा दहशतगर्दी थी पाकिस्तान में, लेकिन अमेरिका, सुपर पावर और पता नहीं मगरब, नेटो सारे मिल के आप देख लीजिए, क्योंकि वो बाहर से आकर अटैक कर रहे थे अफगानिस्तान में और यहाँ वहीं से अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान पर अटैक करवाए जा रहे थे। तो अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है कि हमने वो फेंस मगरिब की जो हमें डिस्टर्ब वहाँ से किया हुआ था मशरक़ के साथ भारत की तरफ से, तो उधर भी हम फेंसिंग कर ली है, बॉर्डर उसका सिक्योर कर रहे हैं। ये भी वजह है कि अमेरिका को अब पाकिस्तान भी बिल्कुल खड़ा होकर जवाब दे रहा है। अगली खबर है जनाब, जवाब दिए जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान, और ये झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, ये काफ़ी दिनों से है। अब फैक्ट्स पर बातें आने लग गई हैं। पहले तो सारा कुछ कहा जा रहा था जनाब जुमलों में कि जी कुछ किया नहीं है, वो नहीं। अब पीपल्स पार्टी भी जवाब दे रही है कि जी हमने जिस तरह से काम किया है कभी नहीं हुआ। और जीडीपी का हवाला मैं आम लफ्ज़ों में कह दूं कि जी सबसे ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर, सबसे ज़्यादा जिस तरह समझे कि फ़ी कस आमदन वो सिंध में है लोगों की, तो लिहाजा सिंध में सबसे ज़्यादा खुशहाली है पीपल्स पार्टी का अगर ये कहना है। तो ये भी बाज़ औक़ात हो जाता है कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो, लेकिन जब एवरेज निकालें तो लग रहा है कि जनाब सिंध में सबसे ज़्यादा बेहतरी है। फिर उन्होंने कहा जी पब्लिक पार्टनरशिप के तहत हमने किया है, अब उन्होंने पूरे काम गिनवाए हैं अगर देखा जाए, बिलावल भुट्टो साहब ने भी। तो ये इल्ज़ाम असद खरल साहब जो वफाकी हुकूमत की तरफ से लगा रहे हैं कि जनाब लॉन्चों में पैसा चला जाता है, जितना पैसा सिंध को जाता है वो सारा दुबई से, कभी कनाडा से, कहीं और मुल्कों से बरामद होता है, ये सिर्फ एक बयान है, क्योंकि फैक्चुअली तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कह रही है जी ये क्या, ये तो बेवकूफ़ी है, इनको नहीं पता, ऑडिट होता है, हर जो पैसा आता है उसका सारा ऑडिट होता है, कहाँ कितना पैसा लगा, तो ये तो छुप ही नहीं सकता। गवर्नमेंट इस तरह कुछ थोड़ी कर सकती है। साहब जो जाली अकाउंटों वाला पैसा वो कहाँ से लूटा गया था? वो सिंध हुकूमत से लूटा गया था, सिंध बैंक से लूटा गया था। अब वो अकाउंट भी सामने आ गए, वो पापड़ वाले, फलूदे वाले के पैसे, और वो जो वहाँ पे प्रोजेक्ट से उन्हीं से पैसा निकाला गया था। वो तो सर ये होता है कि ठेकेदार है, अभी रोशन ठेकेदारों ने वहाँ पर पैसे जमा करवाए। शर्जील नाम मेमन की बात कर लें, उनको भी नैब पिंडी ने बुलाया, उनके अकाउंट जो रोशन पाकिस्तान वाला जो अकाउंट था, हाँ। तो उसके अंदर भी यही हुआ था कि जो वहां से ठेकेदार जो है उसने पैसे दिए, एडवर्टाइजमेंट के पैसे, हाँ जी, नहीं वो जाली अकाउंटों में चले, जाली अकाउंट का अलग है। इसके अलावा उन पर एक केस एडवर्टाइजमेंट भी बड़ा बना था जब वज़ीर इत्तलात थे। मामला ये है उसामा साहब के ये जो 100 अरब के करीब जो पैसा गया मुख्तलिफ अकाउंटों के अंदर, जो ओमनी ग्रुप में गया, जो फेक अकाउंट्स के अंदर गया, वो वही पैसा था जो सिंध हुकूमत का पैसा था, जो अवाम का पैसा, जो टैक्स पेयर का पैसा था, जो सिंध बैंक का पैसा था, जो मुख्तलिफ महकमों का पैसा था, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का पैसा था। वो ठेकेदार और जो इनके फ्रंटमैन थे उन्होंने पैसे वो जमा कराए और उन्हीं से फिर बिलावल हाउस के कितना 10 अरब रुपए से ज्यादा, वो तो 10-12 अरब रुपए बार्गेन कर चुके हैं ना, 10-12 अभी तकरीबन 30 अरब रुपए की। अभी नैब ने अदालत में बयान दिया है जब ये केस आया कि जी जरदारी साहब का केस कराची ट्रांसफर किया जाए, तो नैब के अल्फाज हैं वहां पर अदालत में कि जी कोई 30 अरब रुपए के लगभग ये प्ली बार्गेन या ये सारा सेटलमेंट होने वाली है जाली अकाउंट्स केस में। बिल्कुल, और ये छोटे-छोटे अभी लोग कर रहे हैं, जो बड़े लोग इसमें शामिल नहीं। अभी ये वो लोग हैं जो फ्रंटमैन है, जो बेनामीदार हैं, जो छोटे लेवल के प्लेयर हैं। उनसे अगर 30 अरब है तो अगर जरदारी साहब या जो बड़े हैं इसके मास्टरमाइंड, उसका आप अंदाज़ा लगा लें। फिर अब मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो फवाद चौधरी साहब ने, चलो शहबाज शरीफ के ऊपर भी उन्होंने बात की कि उनका कंट्रोल नहीं है, असल तो नून लीग के ऊपर कंट्रोल नवाज शरीफ और मरियम साहबा का, और उनकी मर्जी चलेगी जो वो चाहेंगे। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके इकदामात के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको परेशानी है और तनकीद भी मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने की है कि उन्होंने कहा जनाब ये जो ज़्यादती हो रही है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो रिमार्क्स दे रहे हैं और लोगों को जो बेघर किया जा रहा है और लोगों को निकाला जा रहा है, उनसे ज़मीनें छीनी जा रही हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। एक तरफ कह रहे हैं कि हम हुक्म के अहकामात के ऊपर अमल दरामद भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं जी ज़्यादती हो रही है उनके साथ। अगर ज़्यादती हो रही है तो आप जाएँ जाके सुप्रीम कोर्ट में ये बात करें, ओपनली बातें इस तरह करके, और चीफ जस्टिस साहब जो है या सुप्रीम कोर्ट उसकी इदारे को या उनकी ज़ात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें यह साबित करने की कोशिश की जाए जिस तरह के वो किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं या उनका कोई इसके अंदर कोई मफाद है। वो तो एक बात कर रहे हैं कानून और आइन की कि अगर एक गलत चीज़ बनी है उसामा साहब, तो जिसने भी मंजूरी दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि चीज़ गलत बन गई और उसको जनाब आप कह दें कि ठीक है जी अब हो गया है तो लिहाजा ये इसको इग्नोर करें। और फिर साथ उन्होंने मुख्तलिफ कंपैरिजन दिए हैं
कि बनी गाला और गुजर नाला और पता नहीं अजीबो गरीब किस्म की उन्होंने तो वो रेगुलराइज हो सकता है, तो ये फिर गुजर नाला को क्यों नहीं रेगुलराइज? देखिए वो रेगुलराइज अगर कर देंगे ना तो फिर आप समझें कि कराची हर साल डूबेगा, खाकम बदाम अल्लाह ना करे, लेकिन फिर हर साल कराची डूबेगा और फिर पूरा ये 2 करोड़ आवाम जो है ये भुगतेगी। ये सिर्फ ये नहीं होता, इसको भी सोचना चाहिए। लेकिन बाबर डोगर साहब, बिलावल भुट्टो ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि जनाब सिंध को 1 ट्रिलियन रुपए मिलने थे, वो कोई नहीं मिले। फिर ये कि जी वसाइल की कमी के बावजूद सबसे बेहतरीन काम किया है, आवाम की खिदमत की है, जिसकी वजह से GDP बाकी सूबों से आगे है, गुर्बत की शरह में कमी लाए हैं। दुनिया मानती है कि सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बेहतर परफॉर्म किया है। तो ये बिलावल भुट्टो साहब ने ये बातें की हैं, जबकि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी अगली दफ़ा शायद यहाँ पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। वो तो इस तरह के दावे। फवाद चौधरी साहब जो भी कह रहे हैं ये तो लोगों ने डिसाइड करना है कि किसकी गवर्नमेंट होनी है, किसकी गवर्नमेंट नहीं होनी। लेकिन उसामा साहब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम सिंध की सबसे अच्छी है, तो मैं तो उसको इस तरह से देखता हूँ कि कराची फाइनेंशियल हब है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कराची में है, वहाँ पर रोज़गार भी ज़्यादा है, रोज़गार की वजह से लोगों के पास लोगों का ज़रिया आमदनी भी ज़्यादा है। अगर कराची का मुवाजना इंटीरियर सिंध से किया जाए तो इंटीरियर सिंध में आज सिंध असम्बली में एक खातून थी अपोजिशन की, उसने वो भी लाड़काना से इलेक्टेड है, वो ये कह रही थी कि जनाब आप लाड़काना के अस्पताल का विजिट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितना भेड़ा गर्क हुआ है हॉस्पिटल का। डॉक्टर वहाँ पर नहीं है, मशीनरी वहाँ पर ख़राब हो चुकी है, मरीज़ों को कोई देखने वाला नहीं है। और हालात ये कि बिलावल भुट्टो वहाँ सेलेक्ट हुए हैं, मोहतरमा वहाँ सेलेक्ट होती रही, जिस भुट्टो का वो नारा लगाते हैं वो वहाँ सेलेक्ट होता रहा। और वहाँ पर आज 2021 में वहाँ के अस्पतालों की हालत ज़ार की वो कह रही थी, उसका कोई जवाब नहीं था किसी के पास। अब वो कहती कि जी इस पे इनके पास सिर्फ एक जवाब है, वो है कि हर चीज़ पे जी भुट्टो का नारा लगाओ और सिंधियों से वोट लो। सिंधियों का सबसे बुरा हाल है, वहाँ पर हारी का सबसे बुरा हाल है, जिस साथ उसकी एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है। तालीम उसके पास नहीं है, हेल्थ उसके पास नहीं है, रोज़गार उसके पास नहीं है। जो वहाँ पर ताकतवर हैं, जो वहाँ पर बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, जागीरदार हैं, वो अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को तो जॉब दिलवा देते हैं। हारियों की किस्मत वहाँ पर नहीं बदली। अब मैं हैरान हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं वो चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि जनाब ये वो हो गई और यहाँ पर सिंध की ज़मीन को रेगुलराइज नहीं, इनके कब्ज़ों की ज़मीन को कह रहे हैं रेगुलराइज करें। उसामा साहब ये हद नहीं है। मैं ये देखता हूँ कभी ये सिर्फ रोने रोते हैं कि जनाब कराची में पानी नहीं है, कराची में जनाब पंजाब सिंध का पानी चोरी कर रहा है वफाक और पंजाब वहाँ पर। अब आज मैं पढ़ा था जो फवाद चौधरी साहब ने कहा जी 1000 अरब पिछले 3 सालों में सिंध को मिला है, उसको हमें ऑडिट करके देंगे आपने कहाँ पे खर्च किया है, किन शहरों में खर्च के दिए, कौन से नए प्रोजेक्ट लगाए हैं, कुछ तो बताएं। मेरा मतलब ये चाह रहे कि जितना पैसा वो आता जाए और उसको हम हड़प करते रहे। फिर ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी 900 रुपया दिया जाएगा, वो कहाँ पर है? इशू ये है कि इन पे ट्रस्ट ही नहीं है। ये पिछले पैसे का ऑर्डर दे रहे तो अगला पैसा ले ले। एक चीज कोट करना चाह रहा हूँ, एक तो ये कि अगर कराची में पानी ना होता तो लोग प्यासे मर जाते। तकसीम गलत है, तकसीम गलत हो रही है, कब्जे हुए हुए हैं। असद खरल साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं क्या क्या वहाँ पर होता है, अंदर की सारी कहानी इनको पता है, किस तरह माफिया बने हुए हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ कोट करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर जावेद अकरम साहब से मैंने पूछा, उनका 40 साल ज़्यादा तजर्बा है, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, अभी ये कोरोना के हवाले से भी चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं। तो मैंने उनसे पूछा जी कब ये मामला सही होंगे, तो उन्होंने कहा जी जब ये जितने हुक्मरान हैं इन सब का इलाज, इनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा। खरल साहब ये वक्त आएगा पाकिस्तान में? देखें हॉस्पिटल भी उसी वक्त बिल्कुल उन्होंने सही इसका बताया जवाब के जब सरकारी हॉस्पिटल में जो हुक्मरान है इनके और इनके बच्चों का इलाज मैंडेटरी कर दिया जाएगा, बैरून मुल्क इनको ऑप्शन नहीं दी जाएगी और प्राइवेट हॉस्पिटल की ऑप्शन खत्म कर दी जाएगी। और तो आपके सरकारी बता दें आप दोनों से इसी तरीके से स्कूलों के अंदर अगर प्राइवेट स्कूलों सरकारी स्कूलों में इनके बच्चे सरकारी कॉलेजों में वो भी ठीक। अच्छा फवाद चौधरी ने कहा है अगर मैं सवाल रह जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, मुकम्मल मॉनिटरिंग होगी, ऐसा हम कोई लेकर आ रहे निजाम मुमकिन है? ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, रेगुलर एक ऑडिट एक टीम होनी चाहिए जो हर चीज का ऑडिट करे। सिंध वफाकी हुकूमत को कहां से इख्तियार है कि जी वो किसी भी सूबे का जो है ये करेगी? तो 18वीं तरमीम है, सूबे आजाद हैं। उसामा साहब वफाकी हुकूमत जो है, मेरी एक बात सुने, खाली फवाद चौधरी साहब जो बात करें ना, देखिए वो इनकम्प्लीट है। वो कहे कि जी चारों सूबों का ऑडिट होना चाहिए, केपी का भी ऑडिट होना चाहिए। जब आप बात सिर्फ सिंध की करेंगे तो फिर मैं तो ये समझूंगा कि सिंध को टारगेट किया जा रहा है। ऑडिटर जनरल वो तो कहते हैं, सूबाई हुकूमत सिंध की कह रही है कि जी ऑडिट होता है, ऑडिट होता है और जो उसके पैरे बनते हैं और अल्टीमेटली असेंबलियों में जाके वो पैरे सारे सेटल हो जाते हैं। ये भी एक बदकिस्मती है
कितने अरबों खरबों के पैरे बनते हैं और उसके बाद असेंबलियों में जब जाते हैं यही पंजाब में बाबर साहब आपने जिनके खिलाफ पैरे बनते हैं वही उनका लोग पैसा असेंबलियों वो में लगा जाके- नहीं सके जितना था, तो वो वाली हुकूमत जो है सिंध हुकूमत से कहेगी कि जी वो सिंध हुकूमत ये तो कहती है ना हम तो लगा देते हैं, हम तो खसारे में जाते हैं, हम तो पैसा लुटाते उसामा हैं। साहब BRT आपके सामने है, वो प्रोजेक्ट कितने का शुरू हुआ और कहाँ जाके खत्म हुआ? मुझे एक सवाल बताएं, खल साहब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इन इश्यूज को। अगर यही BRT पंजाब में या सिंध में बन रही होती तो अभी तक नैब जो था उसने सबको उठा लिया होता। आपने बात कर दी BRT की, तो जिस शख्स ने मशवरा दी परवेज खटक साहब, शुरू में कहा जाता है इमरान खान नहीं चाहते थे शावर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, परवेज खटक साहब ने चैलेंज किया शहबाज शरीफ को कि 20 साल की कारकर्दगी, परवेज खटक की 5 साल की कारकर्दगी। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। जी चैलेंज सामने आ गया है और चैलेंज किया है परवेज खटक साहब ने। आप वज़ीर दिफा हैं, साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने कहा है कि जी मैंने 5 साल वज़ारत आला संभाली, मेरे दौर का 5 साल के दौर का शहबाज शरीफ के 20 साल के दौर से मुवाजना कर लिया जाए। लेकिन एक जो जुमला है जो बहुत ही इनका दिलचस्प है कि हुकूमती अरकान भी इस पर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि जी महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, फिर साथ उन्होंने कहा कि जी गुर्बत तो है ही नहीं। मैं दावा कर रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ कि गुर्बत नहीं है। अब मुझे याद आ गया, एक बलूचिस्तान में वज़ीर आला साहब होते थे रईसानी साहब, उन्होंने कहा था जी डिग्री होती है, किसी ने कोई असली जाली क्या बात की बात है, डिग्री होती है। बाबर डोगर साहब इसी तरह का मुझे लगता है परवेज खटक साहब ने भी कहा जी महंगाई होती है, ये होगी तो मुल्क चलेगा। वैसे प्योर इकोनॉमिक टर्म्स में एक होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, वो ज़्यादा खतरनाक होती है कि चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, ख़रीदने वाले कोई नहीं है, वो तो फिर मुल्क तबाह हो जाता है। तो जब चीज़ें हों और वो महंगी हो रही है तो इसका मतलब है कि लोग मतलब वो और बनाएं क्योंकि ये बिक सकती हैं। इस लिहाज से उनका आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि कारखाने तभी चलेंगे जब चीज़ें बिक रही होंगी। आप देखें कि वो बेचूंगा तो इतना मुनाफा होगा, इतना, तो उस तरह से वो होगा। ये ना हो कि चीज़ें पड़ी और ख़रीदारी कोई ना हो, वो बड़ा खतरनाक होता है। साहब मेरी एक बात सुने, बात इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि जब मुल्क का इकोनॉमी का पहिया चलता है तो उससे पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बढ़ती है, लोगों की खरीदने की इस्तात बढ़ती है। और जब इकोनॉमी चलती है तो जो सतह गुर्बत से जो लोग नीचे रह रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि रोजगार मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ ये कहते हैं कि KPK में तो कोई गरीब आदमी है ही नहीं है, कोई कच्चा घर ही नहीं है। परवेज खटक साहब खुदा का नाम है, या तो आपने NK ऐसी पहनी हुई है कि आपको गरीब नजर ही नहीं आता, या आप कभी ऐसे इलाके में गए ही नहीं है, आप महलों में रहने वाले लोग हैं। उस आज इमरान खान के साथ एचिसन कॉलेज में पढ़ते थे, एक अमीर करीब लोग हैं, आप 5 साल रहे हैं वज़ीर आला। और अगर इस तरह का बंदा ये कहे कि जी मेरे पाकिस्तान घराना है, मेरे सूबे में 20-25 लोग इनके अपने घर के सियासत में हैं, कम से कम 20-25 लोग। क्लेम कर सकता है, ये कोई क्लेम कर सकता है कि ना KPK में कच्चा घर कोई नहीं है, KPK में गरीब आदमी नहीं? इसका मतलब ये तो मजाक उड़ाते हैं। इनको तो ये असेसमेंट है ही नहीं कि इस मुल्क में लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, वो सतह गुर्बत से जो नीचे लोग हैं वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जो इनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये जो मुफ्त खाने वाला, क्या नाम है इसका जी, लंगर खाना, क्या KPK में कोई लंगर खाना नहीं इन्होंने बनाया? मेरा एक सवाल है, वहां पर सर वहां पे इतना लंगर खाना बना, गरीब ही नहीं है तो लंगर खाने किसके लिए बनाए हैं? कौन से लोग वहां पर आके खाना खा रहे हैं? तो मैं हैरान हूं कि ये लोग फेडरल मिनिस्टर हैं और ये इस तरह की बातें करते हैं। ये किस तरह से अपने हल्के की नुमाइंदगी करते होंगे, किस तरह से अपने हल्के में जाके लोग वोट लेते होंगे जो गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके ये तो आपके गरीब आदमी के जख्मों पे नमक पाशी कर रहे हैं शायद कि आपकी गवर्नमेंट है और आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में गरीब कितने हैं। क्या मेरा मतलब वो स्विट्जरलैंड में चला गया KPK? क्या वो अमेरिका में, यूरोप में चला गया, यूरोप का हिस्सा बन गया जहाँ पर गुर्बत नहीं है? अच्छा, तो क्या ऐसा किया इन्होंने, क्या ऐसी चीज की है जिसकी वजह से वहां पर गुर्बत खत्म हो गई? हालत ये है कि BRT आप अपने पिछले 4-5 साल के दौर में बना नहीं सके। मालम जब्बा का केस अभी भी आप पर चल रहा है। मैं बेट लगा के कहता हूँ, ये BRT पंजाब में बन रही होती, ये सिंध में बन रही होती तो अभी तक नैब ने वहां पे केसेस कर दिए होने थे। अब BRT के हवाले से आप जनाब सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उसके पीछे छुपे हुए हैं, स्टे के पीछे छुपे हुए हैं। ठीक है, फेस करें। वो प्रोजेक्ट जो 20 अरब का बनना था, उस वक्त आप ये कहते थे जी कि ये जो लाहौर ये सारे प्रोजेक्ट बने हैं ये 67 अरब के हम 20 अरब में बना रहे हैं। अब वही BRT जो है वो 90 अरब को क्रॉस कर गई है।
इसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? ये किससे पूछा जाना चाहिए? परवेज खटक से पूछा जाना चाहिए। बहरहाल उन्होंने तो कह दिया कि मुल्क में लोगों के पास गाड़ियां हैं, अच्छा रहन सहन है, बताएं कहाँ गुर्बत है, हमारे सूबे में कोई कच्चा घर दिखा दें, महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, गुर्बत का सारा ड्रामा है, गरीब अपोजिशन का ड्रामा है, चैलेंज करता हूँ मेरे सूबे में एक गरीब सामने लाकर दिखाएं। ये तो बड़ा आसान चैलेंज है, गरीब लाकर दिखा देना चाहिए उनको। अच्छा, वैसे एक हुकूमती रुकन ने लुकमा दिया कि करक में है गुर्बत, उनका वो पाकिस्तान में नहीं है, करक में होगी। के में एहसास प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वज़ीर दिफा है, वो कह रहे हैं अगर जिम्मेदार आदमी है पार्टी। आपका एक दलील बहुत बड़ी है। तो अरबों रुपया जो फजूल से वो किसी डेवलपमेंट पे काम पे लगा ले, अगर आप गुर्बत कह रहे नहीं है, वो तो वहां पे बंदा बोल पड़ा बीच में तकरीर के दौरान ही। हालांकि उस प्रोग्राम में गुर्बत यानी गुर्बत के खात्मे के लिए सारा प्रोग्राम ही। उसामा साहब बात ये है, सानी निश्चित साहब आप करते हैं, जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स है। नहीं, गुस्से में कह के खटक साहब जो ये बात कह रहे हैं, ठीक है, वो कंपैरिजन चैलेंज देते फिर वो एक अलग मामला, सियासी मामले है। वो कह रहे हैं मेरा 5 साल की हुकूमत है और शहबाज शरीफ का भी आप 13 साल की या 20 साल की जो है मेरे से मुकाबला कर लें। तो उन्होंने कहा इसलिए मुस्तरद कर दिया चूंकि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को, क्योंकि उनकी हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी पंजाब में और हमारी कारकर्दगी अच्छी थी, इसलिए हमें 2-2.5 से भी ज्यादा अक्सरियत मिल गई। चले ठीक है, ये बात उनकी एक आर्गूमेंट बनता है। मैं इसका जवाब देता हूँ। मुझे एक बात बताएं, 2013 का इलेक्शन नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमने पंजाब में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जीता। 2018 का इलेक्शन नवाज शरीफ ने बेड़ा गर्क किया, उसने अदारों के साथ हेड ऑन हुआ, वो सारी जो करप्शन थी वो सारी दरमियान में आई। उसके बाद ये सारा जो ड्रामा था, ये जीटी रोड से आए, अदारों को बुला बुला करते रहे, डॉन लीग्स आ गई। इसकी वजह से ये शहबाज शरीफ की सारी परफॉर्मेंस जो थी वो उसका बेड़ा गर्क करने में नवाज शरीफ का सबसे बड़ा हाथ है, मरियम नवाज का सबसे बड़ा हाथ है। अच्छा। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे ऑरेंज लाइन बनी, आप इख्तलाफ करें जो मर्जी करें, लेकिन बहरहाल वो अपने टाइम पे पूरी हुई। उसमें करप्शन के केसेस होते तो ये अभी तक ले आते, अभी तक खरसा एक केस नहीं लेके आते कि 3 साल में। मेट्रोज बनी, अगर रेलवे में लग जाता, ये हादसा जो हम देख रहे हैं ना, ये भी सर फिर हमें करना चाहिए। लेकिन बहरहाल चले, नहीं बात सुबह की हो रही है। हाँ। बात तो आप सुबह की कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारियां निभानी थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ के की बेड़ी में जो बट्टे डाले हैं वो तो नवाज शरीफ ने डाले हैं, उसका बेड़ा गर्क करने वाला नवाज शरीफ है। अगर मैं परवेज खटक के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए, ठीक है, वो किया क्या था मुझे भी तो बता दें। चले, शहबाज शरीफ इस वक्त जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तो FIA और सेकेंडली पुलिस रिफॉर्म इतनी अच्छी थी तो उसको कंटिन्यू कराया जाता, KPK में, पंजाब में भी उसको कंटिन्यू कराया जाता। वो जितनी रिफॉर्म थी वो सारी खत्म कर दी गई हैं जो आपके दौर में थी। इस तरह बल्दियाती निज़ाम भी है, ठीक है आपकी बात। लेकिन मैं इन केसेस पे भी आना चाह रहा हूँ, टाइम चूंकि हमारे पास फिर कम रह जाएगा, कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को फिर अबूरी जमानत मिल गई है। ये FIA का केस था, इस दफ़ा हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सेशन अदालत से ही अबूरी जमानत भी मिल गई है। फिर शहबाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही कि ये क्यों उनके खिलाफ मुकदमा बनते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल साफ शफाफ हैं। और वो कहते हैं वो मेरे दौर में तो टैक्स में लगा रहा था शुगर मिल्स पर, इन्होंने ख़त्म किया। और फिर FIA ने तो सिक्योरिटी इंतजाम के लिए CCPO लाहौर को खत भी लिख दिया, क्योंकि FIA पे पहले भी दावा बोला गया था जब इनको बाहर जाने से रोका गया था। पहले नैब के दफ्तर पे भी हमलावर हो गई थी, पथराव कर दिया था मरियम साहबा को जब बुलावा आया था। मामला ये है, उसामा साहब बेल तो चलो ठीक है, एक बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, आम बंदे को बेल मिल जाती है कि रेमडी है, कानून के अंदर मौजूद है। 22 जून को तलब किया है, मैंने पहले ही कहा था कि वो बेल उनको मिल जाएगी या ले लेंगे बेल तो जाएंगे वो, वही बात हुई। तो 24 जून को बुलाया वो हमजा शहबाज को और 22 को बुलाया है शहबाज शरीफ को। जी, अब शहबाज शरीफ साहब इतने भोले बन रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो अपने बेटों को, अपनी बेलों को भी सब्सिडी नहीं दी। मुझे ये बताया 7 अरब की ट्रांजेक्शन है रमजान शुगर मिल के वाले से, 7 अरब की ट्रांजेक्शन। वो कहते हैं शहबाज शरीफ के अपने, सलमान शहबाज शरीफ के अपने मुलाजमों के नाम पर जो टीटियां लगी हुई हैं, शहबाज शरीफ के अपने जो मुलाजम हैं, जो उनके ड्राइवर हैं, जो उनके नायब कासिद हैं, तो उनके नाम पे भी 3-3 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन है। खरल साहब, उनकी जो अहलिया है, आपका ख्याल है वो हिसाब रखते होंगे? वो कहते हैं मुझे क्या पता कितने मुलाजिम है, ना मैं मुलाजिम रखता था ना तनख्वाह में देता था। नुसरत शहबाज है, उनके अकाउंट में अरबों रुपए आते थे, टीटियां लगती थी। फिर कभी ऐसे हुआ है पाकिस्तान में, मैंने तो नहीं देखा कि नुसरत शहबाज के पैसों से उनकी सौतन जो है उनको अपार्टमेंट खरीद के दिए जा रहे हैं, कभी ऐसे भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो आप अकाउंट शहबाज शरीफ साहब भी यकीनन इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो तभी वो जाके उसके तमीना दुरानी को वहां से उन्हीं पैसों से अपार्टमेंट लेके दे रहे हैं। उनका अगर वो नुसरत शहबाज साहबा के पैसे होते वहां से वो, मैं खरल साहब मुझसे ज्यादा इस चीज के एक्सपर्ट हैं। जो सवाल बार बार रेज किया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ यही 7.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस नैब में चल रहा है।
अब FIA ने भी ऑलमोस्ट वही केस जो है उसकी मालियत 25 अरब रुपया करके, इल्जामात सेम वही हैं, बंदे भी वही हैं, उसको इन्होंने भी टेकअप कर लिया। अब मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि एक ही केस एक ही वक्त में दोनों अदारों में किस तरह से चल सकता है। यानी कि उसको नैब जो है, नैब उसको लेके जा रही है, उसका रेफरेंस दायर कर दिया है, उसकी प्रोसीडिंग है, वहाँ पर शबाशी को बेल मिली हुई है, और दूसरी तरफ वही केस जो है वो FIA ने भी टेकअप कर लिया है और उन्होंने भी उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया है। तो केस एक ही है, बंदे एक ही हैं, मालियत जो है नैब ने 7.5 अरब रुपया का और FIA ने 25 अरब कर दी है। तो क्या इससे कहता ये क्या दोनों एक ही केस BRT में भी ये मसला आया था। अल्टीमेटली डोगर साहब इसमें कुछ चीजें डिफरेंट हैं। जो नैब बेसिकली केस बना रहा है उसके अंदर नजायज असासा जाता है, आमदन से ज्यादा असासों की बात हो रही है कि जितनी आमदन सी उससे ज्यादा असासे, मनी लॉन्ड्रिंग है, उस असासों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम लगाते हैं। जो FIA केस है इसके अंदर ये है कि जो शुगर जो है उसके हवाले से जो रमज़ान शुगर मिल और अल अरबिया जो शुगर मिल है वहाँ पे जो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, होल्डिंग की या जो भी टैक्स चोरी किया, ओवरऑल सारा बनू के तो 25 अरब की FIA ने ट्रांजैक्शन निकाली हैं जो कि इन दो मिलों के अकाउंट से हुई हैं। अब वो ट्रांजैक्शन जो हुई हैं उसका वो पूछते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब आप बता दें। सर वो ब्रेक कहते हैं है, मुझे नहीं पता, जवाब सर सीधा सा है शहबाज शरीफ का कि उनको कुछ नहीं पता, उन्होंने एक दिल्ली की करप्शन नहीं की। वो कहते हैं हमजा से पूछे, हमजा कहते हैं मेरे भाई से पूछे, वो सलमान बाहर बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो ये भी नहीं पता होता कि वो जिस गाड़ी में जा रहे हैं वो किसके नाम है, वो कहते हैं वही सलमान को पता होगा। अब वो बाहर बैठे हैं, वो आ नहीं रहे, पता नहीं किस तरह से गुत्थी सुलझेगी। ब्रेक लेते हैं और बात करेंगे कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, कितना खतरनाक हो सकता है ये जो सूरत हाल सियासी बनी है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। क्राइसिस नजर आ रहा है बलूचिस्तान असेंबली में, ये बहुत ही बुरा है। 17 अरकान हैं अपोजिशन के जिन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। मामला ये हुआ जो मुनाजिर आज से पहले कभी बलूचिस्तान असेंबली में नहीं देखे गए। खुद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का ये कहना है कि ऐसे अफसोसनाक मनाजिर कभी नहीं देखे गए कि पुलिस बुलानी पड़ी हो, बख्तरमंद गाड़ियाँ आई हों, असेंबली का मेन गेट तोड़ना पड़ा हो, वहाँ पर लोग ज़ख्मी हुए हों। अब एक और पहलू इसका ये भी है कि खुद जाम कमाल ने अपने ही स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो ये तो असद खरल साहब एक क्राइसिस पैदा हो चुका है इस वक्त बलूचिस्तान में, हुकूमती सतह पर और सियासी तौर पर, हर सतह पर ये एक बहरान नज़र आ रहा है। देखिए उसामा साहब, इससे पहले पाकिस्तान की किसी भी असेंबली में इस तरह का वाक़या कम अज़ कम नहीं हुआ कि असेंबली की तालाबंदी कर दी जाए, उसके गेट बंद कर दिए जाए। एक सबसे बड़ा फोरम होता है सूबे में जहाँ पे लेजिस्लेशन होती है, मुंतखब अवामी नुमाइंदे होते हैं और पूरे सूबे की किस्मत के वहाँ फैसले होते हैं। लेकिन उस फैसला साजी का जो इदारा है उसके बंद कर दिए जाए, उसकी तालाबंदी कर दी जाए, ये तो पहली दफ़ा हमने देखा है। इस तरह का एहतजाज आज तक हमारी पहले तारीख में कभी नहीं मिलता। फिर उसके बाद अब जाम कमाल साहब जो हैं, अब्दुल कदूस बिजनजो साहब उन्हीं की पार्टी के स्पीकर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो सब कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार जो है उन्होंने स्पीकर को करार दे दिया है। फिर ये बजट इजलास के अंदर एज पर लॉ, बजट के इजलास के अंदर जब तक स्पीकर इन राइटिंग ऑर्डर ना दे पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसके बावजूद ये 16 लोग जो है उनको गिरफ्तारी उन्होंने जाके थाने में दे दी, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब ये जो एक तो इससे पहले वज़ीर आला पंजाब जो है बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, वो ये भी जिम्मेदार करार दे चुके असेंबली का जो स्टाफ है वो भी मिला हुआ था। एक तरफ वो स्पीकर को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, उन पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, दूसरी जानब वो कह रहे थे असेंबली के लोग भी मिले हुए थे और यही वजह है कि नमाज के वक्फे के दौरान जो है उस दौरान उन्होंने लोगों को एक्सेस दी और आके और गमले खतून को मारा और वहाँ से ये फिर आगे ये मामला शुरू हुआ, ताले शाले लगा दिए, तो ताले लगाए। तो अब मामला ये है कि ये जिस तरीके से हो रहा है मामला, अपोजिशन जो है वहाँ पे गुंडागर्दी कर रही है। मेरा ख्याल है बजट में इख्तलाफ होता है, हर अपोजिशन करती है, लेकिन असेंबलियों के दरवाजे बंद करना, तालाबंदी करना, ये तो किसी तरीके से भी कोई जमहूरी इकदाम इसको मैं नहीं करता कि किसी तरीके से भी ये बात ठीक है। तो अब ये है कि पुलिस को जिस तरह मारा गया, उनको जान से मार देने की धमकियां दी गई, इंस्पेक्टर जो है उनकी मुद्दत में पर्चा हुआ, अब उसके ऊपर पर्चा है थाना बिजलीघर जो है, तो वहाँ पे उन्होंने अब उसमें गिरफ्तारियां अमल में आ गई हैं, खुद जाके अब ये मुकदमा जो है जो वहाँ पे अपोजिशन लीडर है वो भी उसमें कुछ खवातीन भी हैं,
उन्होंने जाके थाने में गिरफ्तारी दी। तो अच्छा, ये तो एक क्राइसिस तो है ना बाबर डोगर साहब, अब इससे किस तरह निकला जाएगा? 17 लोग हैं, वो जाकर उन्हें गिरफ्तारी दे दी, मुकदमात हैं कि जी पुलिस से झगड़ा किया, कत्ल की धमकियां दी, उनको मारने की धमकियां दी। अब अवामी नुमाइंदे MPAs पर इस तरह के मुकदमात होंगे, होम सेक्रेटरी तो को बेचारा वहां पे उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये क्या वाकई स्पीकर अगर जो कह रहे हैं जाम कमाल साहब कि जी अगर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, जिम्मेदाराना रवैया उनका होता तो शायद ये नौबत ना आती, तो सारा कसूर अब क्या स्पीकर का है? हालांकि मैं जानता हूं कि इनके अपोजिशन हो या गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की सियासत बाकी सूबों से इस तरह से मुख्तलिफ है कि ये सब एक दूसरे के बहुत करीब, कहीं ना कहीं से हर एक का, हर MPA का किसी दूसरे MPA से ज़रूर कोई ना कोई ताल्लुक है, सियासी तौर पर होगा, ख़ानदानी तौर पर होगा, इलाकाई तौर पर होगा। तो ये सब इनका एक ख़ास सिस्टम होता है, एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट होती है। वैसे समझ साहब, पहली बात तो ये है कि कुदूस जो वहाँ पे स्पीकर हैं उनके और जाम साहब जो हैं, जो CM हैं, इनके कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। अब स्पीकर ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो 18 तारीख को वहाँ पे जो लड़ाई हुई, फसाद हुआ, अपोजिशन जो थी उन्होंने वहाँ पे ताले लगा दिए, जिसकी वजह से पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने वो ताले जो थे तोड़े, गाड़ी मारकर असम्बली का दरवाज़ा तोड़ा और बजट सेशन को मुमकिन बनाया। अब कदूस, और उसके बाद ये था कि उसमें वज़ीर आला को गमला भी लगा, उनके ऊपर जूता भी मारा गया, जिसपे 17 बंदों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए अपोजिशन के, जिसमें जो सबसे लीडिंग पार्टी थी वो JUI थी और उसके बाद अचकजई साहब की पार्टी थी। अब जो साहब ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये जो मामला है इसको रफा दफा किया जाए और जो पर्चे हैं वो वापस ले लिए जाएँ, लेकिन इस पर वज़ीर आला किसी तौर पर तैयार नहीं है। आज अपोजिशन जो थी उन्होंने गिरफ्तारियां देने के लिए पहुंचे, लेकिन उसके आपको पता है कि MPA की गिरफ्तारी के लिए स्पीकर जो असम्बली है उसका इजाज़तनामा ज़रूरी है, उसके बगैर गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। बजट इजलास चल रहा था और बजट इजलास चल रहा है। जो साहब ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन जो है ये इनका ये मामला ख़त्म किया, उन्होंने अपोजिशन को इन्वाइट भी किया, उनसे बात भी की, लेकिन जाम कमाल साहब ये समझते हैं कि जी नहीं, इनको गिरफ्तार होना चाहिए और इनको सबक मिलना चाहिए। तो मामला जो है ये अब डिफरेंसेस जो है विद इन बाप पार्टी हैं। बजिंजो साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट स्पीकर के तौर पर अपने फैसले करें, और लेकिन कमाल साहब जो हैं वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करके, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि सारे इशू के पीछे बजिंजो खुद है। आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि पिछली असम्बली में भी वो PMLQ से इलेक्ट हुए थे, बाद में वो जो नून लीग के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ अदम इत्माद लाने में कामयाब हो गए, और कुदूस बिंजो जो है वो कुछ अर्से के लिए चीफ मिनिस्टर सिंध भी रहे। तो जी, तो उसमें मेरा ख्याल है कि जाम कमाल साहब जो हैं वो इन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, और ये समझ लें कि इट में भी ये, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ भी बाप पार्टी के मामला को इतने अच्छे नहीं हैं। अगर अपोजिशन पार्टी जो हैं वो मिल के ये अगर उनके खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक ले आए तो कहीं ये ना हो कि जमाल कमाल जो है इनको भी घर जाना पड़े। तो विद इन बाप पार्टी जो है उसमें खासी डिफरेंसेस हैं, लेकिन समझ साहब जो भी था, ये जो सब कुछ अपोजिशन ने किया ये कोई पार्लिमानी रवायत नहीं है, ये कोई पार्लिमानी नॉर्म्स नहीं है। आप खुद पार्लियामेंट का बेड़ागर कर रहे हैं, पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है उसको ख़राब कर रहे हैं। अगर आपको बजट, आप पार्लियामेंट में जाएं, जितना मज़ीद बजट को क्रिटिसाइज़ करें, अवाम के हक़ की बात करें, अवाम के राइट्स की बात करें, आप ताले लगा रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, वज़ीर आला को टारगेट कर रहे हैं, इस तरह से तो कोई मसला हल ही नहीं होगा। कल को या उसके खिलाफ अदम इत्माद तहरीक ले आए। अगर आप समझते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि 10-12 बंदे मिलें और पूरी असम्बली को हाईजैक कर लें, पूरी असम्बली को बंद कर दें, इस तरह से तो पॉसिबल नहीं है ये सारा। लेकिन ये जो हमने कौमी असम्बली में देखा असद करल साहब, और उसके साथ ये जब बलूचिस्तान असम्बली, अब देख रहे हैं कि ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। ये तो होता था कोई एक शख्स, किसी का कारकुन उठ के उसने किसी पर स्याही फेंक दी, किसी पर कोई जूता उछाल दिया, जो कि गलत है, ये सब हो रहा। अब इलेक्टेड मेंबर MPAs ये करेंगे कि एक वज़ीर आला, उसी ऐवान से चुना गया वज़ीर आला, उस पर फेंका जाएगा, उसी ऐवान को ताले लगाए जाएंगे। अब ये तो नहीं कोई कह सकेगा आइंदा कल जब कोई करेगा कि जी पहली दफ़ा हुआ है। ये तो अब एक अजीब रिवायत बनती चली जा रही है, बड़ा खतरनाक है, इसको रोकना पड़ेगा। अब ये एक मैच्योरिटी का मामला है, और ये लीडरशिप अगर हो तो कोई भी पार्टी अगर हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पार्टी भी इस तरह की चीज़ जो है, इस तरह की जो हरकतें हैं उसको अलाउ करेगी। लेकिन आप देख लें, कौमी असम्बली की अगर बात हो, तमाम पार्टियों के वहाँ पे लीडर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो आपने देखा कौमी असम्बली में पहले, वो भी हमने नहीं देखा था इस तरह का मामला।
अब बलूचिस्तान असम्बली के अंदर जो है सारी पार्टियों के रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे और जो वहाँ पे अच्छा, किया जो गया, एमपी हुकूमत में शामिल होता है वो वजारत लेगा, वजारत को उम्मीदवार होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ और कमेटी का कोई चेयरमैन बन जाए, कहीं से हो जाए। और इसी तरह से मुझे लगता है कि हर कोई वज़ीर आला का भी उम्मीदवार होता है, तो कोई बन जाता है तो सूरत हाल बहुत। और नून लीग के दौर में भी आधा वक्त एक वज़ीर आला, फिर आधा वक्त जनाब ज़ाहिरी साहब थे, तो ये भी नवाज शरीफ साहब ने बड़ा वहाँ पे असल में ना कोई ज्यादा ही बंदर बांट है। वहाँ पे आप देखें को एक उस सेक्रेटरी के घर से 73 करोड़ रुपया बरामद हो गया था, जो सिर्फ किकबैक और कमीशन का पैसा था। रईसानी साहब जो सेक्रेटरी थे वहाँ पे, मुश्ताक रईसानी गालबन, उनके घर से 73 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई। ये भी वो केस का तो अब मामला ये है कि वहाँ पे जो अभी भी जो फड्डा है ये है कि बलूचिस्तान के जो रुकन है, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए। अब पैसा जो है वो एग्जीक्यूटिव स्कीमों के तहत होता है, ठीक है, उसमें रिकमेंडेशंस होती हैं किसी MPA, MNA, सेंटर या जो होते हैं उनके रिकमेंडेशन पे वो स्कीमें बनाई जाती हैं। ठीक, तो उसको मुख्तलिफ महकमों को पैसा जाता है, महकमों के जरिए वो काम हो जाते हैं। जिस तरह अब वहाँ पे ये बातें सामने आ रही हैं कि जी हमें इतना पैसा दिया जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप ताले लगाएं, जो मर्जी करें, वो तो अच्छा, काम जिस नहीं तरह हो हमने सकता। देखा बात बाबर यह साहब, है कौमी कि असम्बली बाप में के अंदर सेटलमेंट जो हुई रिफ्ट है ना, और बाप के अंदर जो रिफ्ट है उसका यकीनन फायदा उठाने की कुछ जो अपोजिशन पार्टियां वो भी फायदा कोशिश चलें, कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि अब ये कौमी असम्बली का मामला हल होता नजर आया है कि आखिरकार शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर मुकम्मल करने में कामयाब हुए। तो इस तरह से अब ये बलूचिस्तान असम्बली में भी कोई SOPs तय किए जाएंगे कि आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो, और उसमें सबसे पहले जो हुकूमती पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसको अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।